हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में 7 वीडियोज में एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया है जो कि पॉलिटी की थी। अब हम दूसरी टेस्ट सीरीज भी पॉलिटी की ही ले रहे हैं और याद रखिए कि ये दोनों 2022 के हैं और 2022 के हों या 23 के हों, हमें क्वेश्चन से मतलब है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और जब 2023 वाली आ जाएगी, आ गई होगी, तो फिर हम 2022 वाले में जितनी पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है उनको कराने के बाद फिर हम 2023 की जितनी पॉलिटी की टेस्ट सीरीज होंगी उनको करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्रम से चल रहे हैं, आप लोग भी धैर्य धारण करें और निश्चित है कि इससे आपको क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आज दूसरा टेस्ट है और हम लोग आगे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित न हो। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। चलिए, राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, तो राज्यसभा के बारे में हम लोग पहले कुछ जानते हैं, उसके पश्चात क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हो गई मान लीजिए संसद। ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, सॉरी बहुत छोटा कर दिए। ये है संसद, इसको 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। एक हो गई राज्यसभा और एक हो गई लोकसभा। ठीक है, इसमें एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो इसमें पूछ रहा है कि जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो क्या आपको उत्तर प्रदेश का नागरिक भी होना चाहिए, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके सदस्यों की क्या योग्यता। पहले राज्यसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, राज्यसभा का गठन। याद रखिए, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसमें 250 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी, 250 सीटें। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि भैया अभी तक हम तो 245 ही सुनते आए हैं, 250 आपने कहाँ से बता दिया। ठीक है, तो इसका भी समाधान मैं कर देता हूं। देखिए, सॉरी, चलिए, अपना भारत है। ठीक है, तो इसमें जो ए वाला स्थान है ना, ए वाला स्थान और इधर जो ए वाला स्थान है, याद होगा ये किसके पास है, चीन के पास है। हम लोगों का यह स्थान चीन के पास में है और ये वाला पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना भी, ये तो उनके अधिकार में है। इसलिए यहाँ की जो 5 सीटें हैं उसे माइनस कर दी गई है। इसी को माइनस करके कितनी सीटें बताई गई हैं, 245। अब समझ में आया। चलिए, अब देखिए, अब वर्तमान में हम 245 सीटें ही मानकर चल रहे हैं। ठीक है, वैसे याद रखिएगा 250 सीट की। देखिए, 245 सीटें हैं, तो इन 245 सीटों में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, मनोनयन होता है उनका।
12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ 225 सदस्य राज्य से आते हैं, राज्यों से, ठीक है, राज्यों से आते हैं, और 8 सदस्य यूटी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? यूटी से आते हैं। 8 सदस्य यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक है। जोड़ लीजिए कितने हो गए? 33 और 12 45, चलिए 245 सदस्य हो गए, ठीक है। 245 सदस्य टोटल हो गए। और ये जो 12 सदस्य हम लोगों ने मनोनीत किए हैं, ठीक है, 12 सदस्यों को जो हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने मनोनीत नहीं किया है, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो उनको 4 क्षेत्रों से मनोनीत करेगा, ठीक है। कौन कौन 4 क्षेत्र से? तो कला, विज्ञान, कला विज्ञान साहित्य, कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा, ठीक है। कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये सीटों का बंटवारा इस प्रकार क्यों किया गया, मतलब, तो देखिए यार एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि सीटों का जो बंटवारा है, किन राज्यों के पास कितनी सीटें होंगी, इसका बंटवारा चौथी अनुसूची में की गई है, ठीक है। चौथी अनुसूची में की गई है, अर्थात राज्य और उत्तर प्रदेश के राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके मध्य में कितनी सीटें होंगी, ये सब चौथी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सदस्यों के निर्वाचन के बारे में। देखिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल कौन होता है? तो निर्वाचक मंडल मतलब निर्वाचित करने वाला, अर्थात चुनने वाला, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल जैसे कि मान लीजिए अभी विधायक या सांसद की वोटिंग हो रही है, तो निर्वाचक मंडल कौन होता है? जनता होती है। तो उसी प्रकार यहाँ के जो एमपी है राज्यसभा के, उन उनका निर्वाचक मंडल कौन है? तो उनका निर्वाचक मंडल है राज्यों की जो विधान सभाएं होती है ना, उन विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित। अब आपके मन में एक प्रश्न और हो रहा होगा कि आपने राज्यसभाओं के सदस्य क्यों नहीं बोल दिया, आप निर्वाचित क्यों लगा रहे हैं? तो निर्वाचित हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो वो मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो योग्यता देख लीजिए, एक तो भारत का नागरिक हो, ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 2003 से पहले ये प्रावधान था कि उस विशेष राज्य का नागरिक भी होना चाहिए जहां से उसको चुने जाना है, किंतु 2003 के बाद यह जो नियम था उसको हटा दिया गया, ठीक है। भारत का कहीं का भी नागरिक, मतलब भारत में कहीं का भी नागरिक हो, भारत में कहीं का भी मतदाता हो, वह राज्यसभा से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। चलिए
अगर मैं उस विशेष राज्य का नागरिक बोला हूं तो क्षमा चाहता हूं, उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। ठीक है। और देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। और लोकसभा में जोड़ लीजिए इसको, तो लोकसभा में जो एलियस के सदस्य होंगे उनके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब ये लोग बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं राज्यसभा वाले, इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है, और ये लोग छोटे हैं इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। और ये जो मैं आपको योग्यताएं बता रहा हूँ, दोनों मतलब संसद भवन की योग्यता बता रहा हूँ। ठीक है। किसी राज्यसभा की नहीं बता रहा हूँ। राज्यसभा में विशेष इतना ही, अभी अभी कुछ विशेष नहीं है उसमें। ठीक है। विशेष इतना ही है कि उसको 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए वहां चुनने जाने के लिए। ठीक है। और क्या लिए हो, तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लिए हो, किस तीसरी अनुसूची के साथ। ठीक है। तथा ये भी कहा गया है कि संसद भवन द्वारा अर्थात संसद द्वारा अन्य योग्यताएं विधि द्वारा निर्मित की जा सकती हैं। ठीक है। संसद बाद में कोई और अन्य योग्यता को भी जोड़ सकती है। समझ में आया कि नहीं आया। और भी जान लीजिए कि इसमें अयोग्यता क्या है, तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। तभी चुनाव लड़ सकता है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार ही ये सब योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यहाँ का सदस्य चुने जाने के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के लिए। और इसमें प्रावधान था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान था कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उस राज्य का मतदाता होना चाहिए, जिसे 2003 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तथा एक बात और याद रखिए, इसमें कहा गया है जो एससी और एसटी होते हैं वे यदि उनके लिए आरक्षित जो स्थान है लोकसभा में, ठीक है, याद रखिए इनके लिए लोकसभा में जो आरक्षित स्थान है वहां से यदि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको जहां से मतलब जिस राज्य से लड़ना चाहते हैं उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। क्या बताया हमने कि जो एससी और एसटी होते हैं वे यदि आरक्षित स्थान से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जिस राज्य से वो लड़ेंगे वहाँ का उनको वहाँ की जो अनुसूचित जाति और जनजाति होगी उनका सदस्य होना चाहिए। ठीक है। ये बात कही गई है। और आगे एक बात भी कही गई है कि ये ऐसे स्थान से भी चुनाव लड़ सकते हैं जहां पर ये ऐसे स्थान से भी चुनाव लड़ सकते हैं जो इनके लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। तथा एक बात याद रखिएगा, अभी हमने बताया था आपको कि लोकसभा में इनके लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। किंतु आरएस में इनके सीटें आरक्षित नहीं, इस बात को याद रखिएगा। लोकसभा में इनके लिए सीटें आरक्षित हैं किंतु आरएस में राज्यसभा में इनके लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। ये बातें समझ में आ गई हैं। चलिए, मैं बहुत बातें आपको बता दिया और थोड़ा समय भी लग गया। समय मत देखिए, ये सोचिए कितनी बातें आपको समझ में आई हैं। ठीक है। समय तो आप लोग मतलब समय तो बहुत बर्बाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका सही समय ही जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को
उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने देखा अभी कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित ना हो। ये बात क्या है, गलत है। वो ऐसे स्थान से भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तीसरा, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। ये बात गलत है। ठीक है, राज्यसभा में इनके लिए किसी भी प्रकार की सीटें आरक्षित नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। याद रखिए दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप यहीं पर मात खा सकते हैं। यहाँ पर पूछ लिया कौन सही नहीं है, अब आप तो अपने मन में होंगे कि हाँ यहाँ पर पूछेगा कौन सही है, तो आप जाकर के नीचे लगाने लगेंगे, किंतु यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है कि नहीं है। ठीक है, तो नहीं है आपको पकड़ना जरूर है, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अब देखिए कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ना होगा। किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, पहला वाला भी गलत है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित न हो। ठीक है, वो लड़ सकता है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, आरक्षित नहीं है। तीनों कथन यहाँ पर हमारे क्या हैं, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये सही है। चलिए दूसरा क्या कह रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। देखिए जो न्यायाधीशों की पदमुक्ति है, इसका जिक्र आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में किया गया है। ठीक है, और दो आधार पर ही हटाया जा सकते हैं। कौन कौन आधार है, तो पहला है कि साबित कदाचार, साबित कदाचार, और दूसरा असमर्थता। ठीक है, साबित कदाचार और असमर्थता, ये दो ही आधार हैं इनके लिए। ठीक है, याद रखिए मैंने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में न्यायाधीशों की पदमुक्ति की बात की गई है तथा इनको दो आधारों पर हटाया जा सकता है, एक साबित कदाचार, ठीक है, और दूसरा असमर्थता। साबित कदाचार का मतलब क्या है, ये आपके मन में समझ में नहीं आया होगा, तो इसका मतलब ये है कि मिसबिहेवियर जो है उनका, वो यदि सिद्ध हो जाता है तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, यही है साबित कदाचार। और असमर्थता मतलब वो कार्य को करने में असमर्थ हो। तो यदि दोनों यह दोनों सिद्ध हो जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग जैसी होती है। कैसी होती है, इनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी होती है, महाभियोग नहीं होती, याद रखिए, ये प्रक्रिया महाभियोग जैसी होती है। ठीक है, महाभियोग नहीं होती है। अब इनको हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है,
संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है और यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को सुनाया जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव किसको सुनाया जाएगा? राष्ट्रपति को सुनाया जाएगा। और याद रखिए इसको यदि लोकसभा में रखते हैं, ठीक है, लोकसभा में यदि रखना है तो इसके लिए 100 सदस्यों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। 100 सदस्यों का हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और यदि राज्यसभा में इसको रखते हैं तो 50 सदस्य, ठीक है, 50 सदस्यों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। हमने आपको अभी तक ये बताया कि जो न्यायाधीश है उनकी पदमुक्ति आर्टिकल 144 में है। 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, साबित कदाचार, दूसरा असमर्थता। सिद्ध कदाचार मतलब मिसबिहेवियर, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है वह महाभियोग जैसी होती है, अपितु एकदम महाभियोग नहीं होती है, ठीक है। और किसी भी इसका जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में रखवाया जा सकता है। और यदि लोकसभा में रखवाते हैं तो 100 सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा में रखवाते हैं तो 50 सदस्य होना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं पर याद हो जाए और आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपका समय व्यतीत कर रहा हूँ, समय व्यतीत हो रहा है तो आप जा सकते हैं। और अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार करता है, ठीक है। जब इन दोनों के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो अध्यक्ष या सभापति इसको क्या करेंगे, अर्थात सीधा पीठासीन अधिकारी कह दीजिए। क्या कह दीजिए? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब जो वहां पर पीठ पर आसीन होता है, बैठा होता है, पीठासीन अधिकारी इसको स्वीकार करेगा, ठीक है। और स्वीकार करने के पश्चात वह एक समिति का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? एक समिति का गठन करेगा, ठीक है। और समिति को क्या मतलब कदाचार सिद्ध करने का और असमर्थता का पता लगाने का कार्य दिया जाता है समिति को, ठीक है। और इस समिति में शामिल कौन लोग होते हैं जानना बहुत जरूरी है, पूछ सकता है आपसे। तो इस समिति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर एससी के कोई न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश। और फिर एचसी के मतलब हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक न्यायविद होते हैं। क्या होते हैं? न्यायविद। न्यायम वेत्ति इति न्यायविद, अर्थात जो न्याय को जानता है उसे न्यायविद कहते हैं, ठीक है। न्याय का जो विद्वान होगा उसे न्यायविद कहते हैं। तो न्याय को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, याद रखिए इसमें, ठीक है। और समिति विचार करेगी, फिर अपना रिपोर्ट जो है वह अध्यक्ष या सभापति को देगी, ठीक है। पीठासीन अधिकारी को देगी। किसको देगी? पीठासीन अधिकारी को देगी। और पीठासीन अधिकारी जो हैं वो सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे इसे, ठीक है। सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, इस पर विचार होगा, ठीक है। उसके पश्चात जो समिति की रिपोर्ट है उस समिति की रिपोर्ट को विशेष प्रस्ताव, दोनों जो लोकसभा प्लस राज्यसभा से, दोनों सदनों से, ठीक है, इसको विशेष बहुमत से पारित करना होगा, ठीक है। किस विशेष बहुमत से? विशेष बहुमत से इसको पारित करना होगा, ठीक है। और विशेष बहुमत में कौन कौन आएंगे? तो जहां पर उपस्थित सदस्य होंगे, उपस्थित तो कई लोग हो सकते हैं, जैसे उसमें अटॉर्नी जनरल हो सकता है, मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं, किंतु ये लोग मतदान नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो वहां पर उपस्थित जो हो और उसमें से भी मतदान करने वाले जो हो, ठीक है, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। और प्रस्ताव अगर पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया तो वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद वह आदेश दे देगा। और आदेश दे देगा तो न्यायाधीश जो है वो हट जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया?
और याद रखिए जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया है वो जिस सत्र में प्रारंभ की गई है, बजट, मानसून इत्यादि जो सत्र होते हैं, उसी सत्र में यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तभी उसको हटाया जा सकता है। अन्यथा यदि उसी सत्र में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, दूसरे सत्र में पूरा करना है, तो न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए ये भी बात याद रखिएगा। यदि मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ये भी सही बात है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सही है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, ये गलत बात है, सीधा राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा, राष्ट्रपति आदेश देता है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। सही बात है। ये भी याद रखिएगा कि यह जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, इसलिए यह सही है। और भी ये बहुत प्रावधान करता है जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारा 1 और 3 सही है, इसलिए क्वेश्चन हमारा भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद सत्र के सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सत्रावसान, देखिए सत्र 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है बजट, दूसरा मानसून, एक हो गया बजट, दूसरा हमने आपको क्या बताया कि सत्र जो है वह 3 प्रकार का है। ठीक है, बजट, मानसून और शीतकालीन, 3 प्रकार के सत्र हैं। ठीक है, कौन कौन? बजट, मानसून और शीतकालीन। ठीक है, ये बात याद रखिए। और जो बजट सत्र है वह फरवरी से लेकर के, ठीक है, फरवरी से मार्च तक चलता है। ठीक है, कब तक चलता है? फरवरी से फरवरी से मई तक चलता है। कब तक चलता है? मई तक चलता है। ठीक है, और जो मानसून है वह जुलाई से सितंबर तक चलता है। ठीक है, तथा जो शीतकालीन सत्र है वह नवंबर से दिसंबर चलता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और सत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको यही जान लेना चाहिए कि सत्र का मतलब क्या है भैया। तो सत्र का मतलब ये है कि वह समयावधि, वह समय, जिस समयावधि या समय जिसमें संसद के जो सदस्य होते हैं, एमपी लोग, ठीक है, उनके द्वारा विधि बनाई जाती है। ठीक है, विधि बनाई जाती है, जब कानून बनाते हैं। ठीक है, और और विधि बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो वह समयावधि जिसमें संसद विधि बनाने के लिए एकत्रित होते हैं और उसमें विधि बनाते हैं। ठीक है, बस बात यही है, इतना याद रखिए, यही सत्र होता है।
और अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि जो अब भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये जो राष्ट्रपति है यह संसद के सत्र को आहूत करेगा। आहूत मतलब होता है आवाहन, ठीक है, आवाहन मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है, आहूत मतलब आवाहन करना, ठीक है, बुलाना। दूसरा, अवसान, अवसान मतलब होता है समाप्त, अवसान मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, अवसान मतलब क्या होता है, खाली जगह, इसका अर्थ तो यही है, किंतु अवसान मतलब छुट्टी कर देना, ये समझ लीजिए, ठीक है। और सत्रावसान करेगा, फिर विघटन करेगा, ठीक, क्या करेगा, विघटन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 85 में यह लिखा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह सत्र को आहूत करता है, ठीक है, तथा अवसान करता है और विघटन करता है। ये 3 बातें वहां पर लिखी हुई हैं। और कब करेगा, तो ये जो समय उचित समझ ले, ठीक है, समय व स्थान जो समझ ले वहीं पर यह सत्र को आहूत कर सकता है, अवसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, ठीक है, बातें याद रखिएगा। और एक तो सत्रावसान आप लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रपति करता है, और एक और होता है स्थगन। क्या होता है, स्थगन होता है। स्थगन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक साधारण और एक साइन डाई। तो ये दोनों जो कार्य होता है वो पीठासीन अधिकारी भी, मतलब अध्यक्ष कर सकता है, ठीक है, कौन कर सकता है, पीठासीन अधिकारी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये अनिश्चित काल के लिए क्या कर देते हैं, सत्र को स्थगन कर देते हैं, और कुछ दिन बाद राष्ट्रपति जी सूचना जारी करते हैं कि भैया सत्रावसान हो गया है, याद रखिए। पहले ये स्थगन कर देते हैं पीठासीन अधिकारी, और उसके पश्चात राष्ट्रपति सूचना जारी करता है कि भैया सदन को क्या कर दिया गया है, सत्रावसान कर दिया गया है, याद रखिए, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि राष्ट्रपति जो है ना वह कभी भी सत्रावसान कर सकता है, अर्थात यदि सत्र चल रहा हो तो सत्र चलने के दौरान भी वह सत्रावसान कर सकता है, ठीक है। और इसमें हमने आपको क्या नहीं बताया है, देखिए ये जो बजट है, बजट, अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन आने वाला है मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। इतने पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या सही है कि नहीं। क्या कह रहा है, संसद के सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन से सही नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति सत्र चलने के दौरान सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता, ठीक है, सही बात है, नहीं नहीं सही बात नहीं, वो कर सकता है, ठीक है, इसलिए गलत है। भारत का राष्ट्रपति सत्र चलने के दौरान सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता, गलत है, ठीक है, वो कर सकता है, हमने आपको बताया। और सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता है। देखिए एक अनुच्छेद है 107, ठीक है, और 107 में कहा गया है कि संसद में जो लंबित विधेयक होते हैं ना वो सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होते हैं, व्यपगत मतलब वो निरस्त नहीं होते हैं, ठीक है, 107 में ये कहा गया है, ठीक है। तो सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करते हैं, सही बात है, ठीक है, उसको प्रभावित नहीं करते हैं, अर्थात दूसरे सत्र में उस पर विचार हो सकता है, ठीक है। और याद रखिए कि यदि संसद का विघटन हो जाता है, ठीक है, विघटन हो जाएगा तो जरूर प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है, तो विधेयक भी समाप्त हो जाएंगे, किंतु सत्रावसान होने पर इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे
लंबित नोटिस, चलिए एक तो ये सही हो गया ना, ये सही पूछ रहा था, ये सही होगा, लेकिन मैं आपको दो और बता देता हूँ। लंबित नोटिस विधेयकों को प्रस्तावित करने वालों के अतिरिक्त तत्रावसान पर विवगत नहीं होते। लंबित नोटिस तत्रावसान पर विवगत होते हैं नहीं, ये हो जाते हैं, ठीक है, गलत है। चलिए, सामान्यतः सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता है। सामान्यतः सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रावसान के लिए, गलत है, हमने आपको बताया कि ये क्या करता है, पहले स्थगन करता है, फिर राष्ट्रपति सूचना जारी करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा वी सही है। आगे चलते हैं। संसद के एक सदन के विश्रांति काल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। चलिए हम आपको विश्रांति काल बता देते हैं। देखिए, तीन हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन, ठीक है। ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं, याद रखिए, बजट और मानसून और शीतकालीन। अब इनके जो बीच का ये समय बच जाता है, इसमें हमने आपको बताया था कि जो बजट सत्र है वह फरवरी से मई तक रहता है, ठीक है, और मानसून सत्र जो है वह जुलाई से सितंबर तक रहता है, और जो शीतकालीन सत्र है वह नवंबर से दिसंबर रहता है, ठीक है, याद रखिए। अब इसमें जो आपको ये समय बच जा रहा है, आपका ये बीच का जो गैप आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं विश्रांति काल, ठीक है। विश्रांति काल का मतलब होता है अवकाश, ठीक है, विश्रांति काल। चलिए, यदि समझ में आ रहा हो तो फिर कर दीजिए जो करना हो। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, संसद के एक सदन के विश्रांति काल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं आप लोग, तो प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच की अवधि जो होती है उसे हम भोजनावकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजनावकाश कहते हैं, इसको हम भोजनावकाश कहते हैं, ठीक है। और प्रश्नकाल और शून्यकाल, ठीक है। चलिए, किसी सदन के सत्रावसान, किसी सदन के, अच्छा, एक मिनट मित्र, एक मिनट। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच की अवधि, गलत है ये। किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्रों में उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि, किसी सदन के सत्रावसान, ठीक है, और नए सत्र में उसके पुनः समवेत होने की बीच की अवधि, ये सही बात है। हमने आपको बताया सत्रावसान राष्ट्रपति वो कर देता है ना, राष्ट्रपति सूचना जारी करके सत्रावसान करता है, फिर सत्राहूत करता है, ठीक है, नया सत्र आता है। तो इनके बीच का जो गैप होता है वही क्या है, अवकाश है, ठीक है। किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि, किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि, ये गलत बात है, इसमें सही यही है, ठीक है। और दूसरा, किसी सदन की सुबह की बैठक और मध्याह्न भोजन के बाद की बैठक के बीच की अवधि, गलत बात है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है, तो याद रखिए, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और ये परामर्श लेता है, ठीक है, परामर्श लेता है। किससे परामर्श लेता है, तो एक तो हो गए जो राज्य होगा ना, उस राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में नियुक्ति करना होगा उस राज्य के राज्यपाल से ये क्या लेंगे, परामर्श लेंगे, ठीक है। तथा वहाँ के जो हाई कोर्ट होगी, जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति करना है, उस हाई कोर्ट के न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है,
मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो होंगे उनसे भी परामर्श लेगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा तथा यह और क्या करेगा, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी परामर्श लेंगे। ठीक है, तो याद रखिए इसमें राष्ट्रपति आ रहा है। ठीक है, दूसरा राज्यपाल को भी सम्मिलित कर रहा है अर्थात उससे भी सलाह लेंगे, और तीसरा मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सलाह लेंगे। तो 4 लोग इसमें आ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश और CJI। और ये बात कही कहाँ गई है, तो ये जो बात है ना वह अनुच्छेद 217 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 217 में कही गई है। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के गवर्नर और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल आ रहे हैं, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं। यही 4 लोग आ रहे थे, बाकी जो दिए होंगे गलत होगा। संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, ये गलत बात है। ठीक है, और राज्य विधानमंडलों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये गलत बात है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। ये केवल 1, 2, 3 और 4 यही सही है हमारा अपने। ठीक है, 5 और 6 जहाँ पर होगा गलत होगा। तो मित्रों आज यहीं तक रखते हैं, उसके पश्चात आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा लंबा समय हो गया है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।